आदाब नाजरीन, आप सभी का इस्तकबाल है रौनक रमज़ान के इस खास प्रोग्राम में। और तहज़ीब टीवी पहुंच गया है सूरज कुंड के इरोज़ गार्डन में, जहां पे रहते हैं डीआईजी जमाल खान साहब। जी हाँ, उनके घर आने का हमें मौका भी मिला है और रमज़ान की जो रौनकें हैं, घर की जो रौनकें हैं, वो भी हम आपको दिखाएंगे। और साथ ही साथ दस्तरखान की रौनक उनके घर की कैसी हैं, उनसे भी आपको रूबरू कराएंगे। तो चलिए मिलवाते हैं आपको डीआईजी जमाल खान साहब से। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं अच्छी हूँ। आप कैसे हैं? मैं बहुत अच्छी हूँ। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने तहज़ीब टीवी को अपने घर बुलाया और दस्तरखान की रौनक देखने का हमें मौका मिला। इट्स आवर प्लेजर। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। तो हमारे बाजू में ही डीआईजी जमाल खान साहब हैं, हम इनका भी इस्तकबाल करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, अपने घर की रौनकें रमज़ान के महीने में हमारे नाजरीन को दिखाने के लिए। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे यहाँ आए हैं और इस खूबसूरत महीने के अब इख्तिताम पर ही है करीब करीब, और बहुत खुशी हुई। और हम चाहते हैं कि आप एक दिन हम इफ्तार में किस तरह हमारा एहतमाम रहता है उसके बारे में आप देखें और बताएं हमें कि हम आपको कैसा लगा। सर, और हमारी ये खुशनसीबी है कि हर साल हमें आपके घर आने का ये मौका मिलता है, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, बहुत शुक्रिया। हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए कि आप अपने इतने वसी प्रोग्रामों के साथ साथ हमें भी शामिल करते हैं ईद की रमज़ान की खुशियों में। और हम ज़रूर चाहेंगे कि आप बारह आएँ हमारे यहाँ, और यू आर ऑलवेज वेलकम। तो सर, मुझे खुशबू आ रही है किचन में, जो इफ्तारी में तैयारी चल रही है उन पकवानों की, तो अगर आपकी इजाज़त हो तो हमें किचन की तरफ लेके चलिए। जी ज़रूर। और हमारी अहलिया जो कि खुद बहुत अच्छी बेक कुक सभी कुछ हैं, शी इज़ अ ग्रेट होम मेकर, एंड यू विल बी एबल टू सी एवरीथिंग दैट इज़ ऑन द टेबल टुडे इज़ मेड बाय हर ओनली, एंड तो यू हम कैन चलें। सी सम ग्लिम्पसेस ऑफ दैट। जी जी जी, आइए सर। तो नाज़रीन, आप सभी को लेके चलते हैं जमाल साहब के घर की जो किचन है, और बड़ी खूबसूरत सी किचन है। तो उनकी अहलियाँ यहाँ पे इफ्तारी की तैयारियाँ कर रही हैं। बहुत बहुत इस्तकबाल है मैम आपका। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मैम, क्या तैयारियाँ चल रही हैं? बस थोड़ा सा आजकल आप न्यूज़ में देख ही रहे होंगे, बड़ा पाव बहुत फेमस हो रहा है। बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा आज थोड़ा सा वही बना लूं, तो मैं बड़ा पाव बना रही तो हूँ। आज फैमिली मेम्बर्स को आप जो इतना फेमस वड़ा पाव हो रहा है वो आपने घर पे ही बना घर पे दिया ही है। बनाने कोशिश करी हूँ कि बन जाए। देखिए, आई होप आप टेस्ट करेंगे तो आपको पता चलेगा। बिल्कुल, मुझे तो अभी से ही खुशबू इतनी अच्छी आ रही है कि ऐसा लग रहा है कि देखने में इतने लजीज हैं तो खाने में कितने लजीज होने वाले हैं। और ये क्या तैयारियां कर रही हैं आप? ये मैं थोड़ा सा, क्योंकि ये ऑयली चीज़ें हैं तो थोड़ा सा हेल्दी भी कुछ हो जाए, इसलिए मैंने ये वेजिटेबल कद्दूकस किया है। उसमें मेयोनीज़ वगैरह मिला के एंड ऑलिव ऑयल मिला के सैंडविच बना रही हूँ मैं। तो तो ये सैंडविच किसको पसंद है? सैंडविच सबको पसंद है, मतलब छोटी बिटिया को चिकन सैंडविच पसंद है अच्छा। और बाकी लोग वेज वाला खाते हैं, तो मैंने दोनों की ही तैयारी की है। तो उसके लिए ये जो आपने ये वेज सैंडविच है, बहुत अच्छी सी चॉपिंग करी हुई है मैम आपने। ये मेयोनीज वगैरह सारी आपने इसमें सॉसेस मिक्स कर दिए मुझे हाँ, लगता है। इसमें सॉसेज मिक्स किए हैं और ये होममेड ही चटनी है पुदीने की, जो हर घर में अवेलेबल होती है। तो उसको करके और फिर थोड़ा सा चीज़ लगा के अच्छा, चीज़ स्लाइसेस भी यहाँ पे रखी स्लाइस हुई है, हैं। हाँ, उसको करके और सैंडविच बनाएंगे। अच्छा, एक चीज़ और मुझे यहाँ पे दिख रही है, ये क्या है मैम? ये क्या है, ये ये भी बताइए। सैंडविच के लिए ही मैंने तैयार किया है, और ये इसको हम अक्सर हमारे घर में हम लोग पूरी से भी खाते हैं। अच्छा। तो मैं आपको इसका टेस्ट कराऊंगी, आप बताइएगा कि बिल्कुल। हाँ। लेकिन बहुत डिफरेंट तरीके की चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ। अभी मैंने दस्तरखान पे भी देखा है, बहुत सारी वैरायटी रखी हुई है पकवानों की। तो आप खुद ही कुकिंग करती हैं? हाँ, मैं खुद ही कोशिश करती हूँ कि कुकिंग खुद ही करूँ, और बाकी कभी कभी टाइम नहीं होता है तो कुक भी कर लेता है। अच्छा अच्छा। लेकिन कोशिश ज़्यादातर यही रहती है कि आप ही खाना बनाएं, आप ही इफ्तारी की तैयारी हाँ, करें। अफ्तार स्पेशली रमज़ान में मुझे ये लगता है कि अपने हाथ से ही बनाओ तो ज़्यादा है,
तो आपकी चीज़ें देख के मुझे तो ऐसा लगता है कि आप शेफ़ का नाम अगर मैं आपको दूं तो ये गलत नहीं ये होगा। आप पहले खाओ फिर उसके बाद बताना। बिल्कुल, देखिए इसके लिए हम थोड़ा सा आपसे वेट करवाएंगे, लेकिन दस्तरखान पे जो चीज़ें आपने बनाई हैं होममेड हैं जो, तो वो मैं देखना चाहूँगी। प्लीज़ हमारे साथ चलिए आप जी, आइए। तो नाजरीन आपको भी दिखाते हैं दस्तरखान पे जो जमाल साहब की अहलियाँ हैं, उन्होंने देखिए होममेड इफ्तारी के लिए चीज़ें बनाई हैं और क्या कुछ पकवान हैं, क्या कुछ मीठे में हैं, ये हम आपको दिखाने वाले हैं और ज़रूर हम इनसे रेसिपी भी जानेंगे जिससे कि आप भी ट्राई कर सकते हैं और आसानी से घर में बना सकते हैं जी। इजी है। तो ये तो वही मैंने आपको जो दिखाए थे, चिकन सैंडविच एंड वेजिटेबल सैंडविच हैं। कि अब ये बहुत अच्छे से आपने इनको मतलब ये मैंने तैयार थोड़ा किया सा, है। क्योंकि आप लोग आएंगे तो थोड़ा ऑयल वगैरह से धुआं हो जाता है, तो मैंने थोड़ा सा पहले से ही तैयार करके इसको रखा हुआ था। और ये बनाए हैं और ये होममेड केक ही है, फ्रूटी फ्रूटी। और ये जो है ये स्पेशल है, ये जयपुर का स्पेशल है। मैं अभी एक रिसेंटली अभी मैं अपनी बिटिया के घर गई थी तो वहाँ मैंने ये खाया, जबकि हमारे नॉर्मल उसमें जर्दा बोलते हैं, लेकिन वहाँ उन्होंने बोला कि आपने शोला शबनम खाया क्या? तो मैंने कहा ये क्या है, इसका नाम शोला शबनम। तो ये मैंने फिर ट्राई किया। ये तो इसको ये जयपुर की डिश है। अरे आपने जयपुर की डिश यहाँ भी ट्राई कर दी है। अच्छा, आपने यहाँ पे इसका नाम बताया कि यहाँ पे जर्दा कहा जाता है। हाँ, हम लोग यूपी में और सब जगह इसको जर्दा बोलते हैं। उन्होंने थोड़ा सा ट्विस्ट करके ये गुलाब जामुन और ये सब। अच्छा, इसमें डिफरेंट क्या होता है वहाँ जयपुर में? ये गुलाब जामुन बस गुलाब जामुन जो दोनों हैं ये डिफरेंट है। हमारे यहाँ ये सब चीज़ें हमारे यहाँ ड्राई फ्रूट्स डलते हैं, वहाँ वो ये शोला शबनम की वो गुलाब जामुन भी है और रसगुल्ला भी है, तो वो काला एंड वाइट शोला शबनम आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, ये आपने समझा कि अच्छा इसलिए इसका नाम शोला शबनम रखा गया होगा जयपुर में। चलिए, जयपुर की डिश जो है वो जमाल साहब के घर पे आपको देखने को मिल रही है। देखिए कितनी खूबसूरत दिख रही है यहाँ पे, लेकिन इसका नाम अगर आप जयपुर में जाएंगे तो ये शोला शबनम के नाम से होता है। लेकिन यहाँ पे अगर आप यूपी में बात करेंगे, दिल्ली एनसीआर में अगर आप बात करेंगे तो आप अपने घर में भी बनाते होंगे ये डिफरेंट तरीके से, जिसे जर्दा कहा जाता है। तो ये सारी चीज़ें होममेड हैं। आपने यहाँ पे केक भी देखा, टूटी फ्रूटी करके मैम ने एक बताया है, ये भी होममेड है। और आपने किचन में देखा होगा जो वाइट ब्रेड से बन रहे थे सैंडविचेस, वो भी होममेड जो खुद बना रही थी। अभी हम आपको दिखाएंगे वो किस तरीके से बनाए गए। यहाँ पे ब्राउन ब्रेड के देखिए, ये ब्राउन ब्रेड के यहाँ पे बनाए गए हैं। तो हेल्थ का भी काफ़ी ख्याल रख रही हैं फैमिली का। मतलब ये कि दोनों हेल्थ भी और टेस्ट दोनों चीज़ें हो जाएं तो अच्छा है कॉम्बिनेशन। बिल्कुल, देखिए नॉर्मल ऑयल का भी आप इस्तेमाल नहीं करिए, ऑलिव ऑयल का भी इस्तेमाल कर रही हैं। हमारे यहाँ मस्टर्ड ऑयल या ऑलिव ऑयल ही यूज़ होता है। और इसके अलावा क्या बना है मैम? और भी चीज़ें मैं यहाँ पे देख रही हूँ, पकौड़ियाँ मुझे दिख रही हैं। पकौड़ी है, ये तो नॉर्मल हर घर में आपको मिल ही जाएगी। ये फ्रूट सैलेड है, लेकिन ये जैसे अक्सर कई होटल्स में आपने देखा होगा कॉकटेल में ना वो गुआवा का मिर्च लगा के करते हैं, तो मैंने वो जूस ना बना के इसको वही उसका फ्लेवर इसमें डाला है। तो वो खाने से आपको पता चलेगा, थोड़ा टिंजी सा स्मेल आएगा, टेस्ट आएगा ज़बान पे आपको जब आप खाएंगे। हम मैं देख सकती हूँ इसमें अमरूद है और सेब है। सेब है और चीकू है, ऑरेंज है। तो ये और ये जो मसाले मैं इसमें देख रही हूँ, चलिए लाल मसाला तो मैं समझ आ रहा है मुझे, शायद चाट मसाला भी होगा इसमें। उसके अलावा भी कोई डिफरेंट लाल मिर्च भी है, चीज़ है। अच्छा, चीज़ भी है। तो ये है चीज़ें, बाकी तो फ्रूट्स। अच्छा, ये आपकी खुद की रेसिपी है क्या मैम? ये बताइए मुझे ये वाली। मतलब जैसे होटल वगैरह में कई जगह हम लोग जाते हैं ना तो खाते हैं, तो थोड़ा सा उसको मिक्स कर देते हैं, उधर मिक्स एंड मैच वही वाला। बिल्कुल, देखिए आपको नाजरीन यहाँ पे चीज़ दिखेगी नहीं, लेकिन इसके अंदर मिक्स है चीज़, तो आप भी इसे घर में अच्छे से ट्राई कर सकते हैं। मुझे लगता है कि कुछ मिनट में ये बन के रेडी हो हाँ, वो जाता तो है। सिर्फ आपको जितना टाइम कटिंग में लग रहा है उतनी ही दे रहे हैं। सिर्फ कटिंग में टाइम है। कटिंग में, यस यस यस। ठीक है, और मैं यहाँ पे तरबूज भी देख सकती हूँ। तरबूज है और ये थोड़ा मैंने वही ड्रिंक चीकू का चीकू बनाया है। उसमें थोड़ा सा दालचीनी और जायफल जो होता है उसको बहुत थोड़ा सा डाल के और चीकू के साथ पीसा है और दूध उसमें मिक्स करके। तो आज का जो शरबत है वो चीकू का शरबत है, देखिए। तो आप हाँ जी, तो ये जो 30 के 30 दिन होते हैं मैम, नए नए शरबत आप ट्राई करती हैं क्या?
नहीं, नए-नए शरबत तो नहीं ट्राई करती हूँ, लेकिन हाँ, डिटॉक्स वाटर जो है वो मैं डिफरेंट यूज़ करती हूँ। अच्छा, ये जो साइड में रखा है ये डिटॉक्स वाटर है, ओके, इसके बारे में तो मैं जानना ही भूल गई थी, तो इसको भी आप हमें थोड़ा सा खोल के दिखाइए। नाज़रीन देखिए, ये डिटॉक्स वाटर है। हाँ, ये क्योंकि ये बहुत हेल्दी होता है, अगर आप क्योंकि बहुत ऑयली हम लोग खा लेते हैं और हैवी भी खाते हैं जब जैसी तो उसमें ये है कि ये काफ़ी आपको हल्का फील कराता है कि आप इसको ले लें। तो आज ये मैंने मौसमी का एंड पुदीने का डिटॉक्स। ठीक है, मैंने अभी किचन में आपको शेफ़ का नाम दिया था, अब मैं डाइटिशियन का नाम भी आपको दूँ। देखिए, आप यहाँ पे चाट पकोड़े भी खिला रही हैं और देखिए डाइट के अकॉर्डिंग मैं देखूँ तो आपने सैंडविच भी बहुत हेल्दी बनाए हैं, फिर मैं यहाँ पे डिटॉक्स वाटर देख लूँ तो काफ़ी चीज़ों का बहुत ही ख्याल रखा हुआ है आपने, क्योंकि ये पूरे 30 दिन होते हैं और हम लोग चाट पकोड़े इतने ज़्यादा खा लेते हैं। बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए थोड़ा सा वो कर देते हैं कि हम लोग वो हो जाए कि टेस्ट भी हो जाए और हेल्दी भी हो जाए। तो मैम, आप नई नई रेसिपी वैसे इफ्तारी में ट्राई करती रहती होंगी कि आज ये बनना चाहिए, आज वो बनना चाहिए, या सर की कुछ खास फरमाइशें होती हैं? नहीं नहीं, जमाल की कोई ख़ास फरमाइश नहीं होती है, उनको कुछ भी हो, फूडी नहीं ज़्यादा नहीं है, जो भी दे दो। तो जो भी आप मन से बना देती हैं उसी से इफ्तारी होती है। हाँ, उसी से। अच्छा, ठीक है, आपकी बेटी आई हुई हैं, आपके जो दामाद हैं वो भी आए जी हुए हैं। जी जी, वो दोनों कल उन्होंने एक्चुअली सरप्राइज़ किया। मैं थी भी नहीं यहाँ घर पे, मैं लिफ्ट से कहीं जा रही थी, मैंने लिफ्ट खोली तो ये दोनों सामने खड़े थे, तो एकदम बोलते हम सरप्राइज़। तो वो लोग एक रमज़ान में मुझे बहुत अच्छा सरप्राइज़ मिला, तो वो लोग लेकिन आज चले जाएंगे अभी थोड़ी देर में। बिल्कुल, ये भी हाँ। फिर ऑफिस है दोनों का। तो आपने बेटी और दामाद की पसंद की भी क्या चीज़ बनाई है, ये बताइए। मैंने वो बेटी और दामाद की जो पसंद है, वो मैंने आपको चिकन दिखाया था, वो मेरी बेटी को वो पूरी के साथ उसे बहुत पसंद है, तो वो मैंने उसके लिए बनाया है। और दामाद मेरा सिर्फ फ्रूट्स खाता है। वो कुछ और नहीं खाता है। तो उसके लिए तरबूज काट दिया। बिल्कुल, देखिए उनके लिए भी यहाँ पे, और सर का तो आपने मुझे बता दिया कि सर तो कुछ भी आपके हाथ का खाना पसंद करती हैं। मैम, फिर से किचन की तरफ चलेंगे। ओके। आपके सैंडविच जिस तरीके से आप बना रही हैं वो हम नाजरीन को दिखाना चाहेंगे, तो चलिए एक बार फिर से नाजरीन आपको लेकर चलते हैं किचन में, जहाँ पे सैंडविचेस कैसे बन रहे हैं वो हम आपको दिखाते हैं। और वड़ा तो आपने देख ही लिया है, हर जगह वड़ा पाव हो रहा है, तो आज हमने तो मैम ने भी देखिए अपने घर में वड़ा पाव बना दिया है। देखिए, सैंडविच की तैयारी हो रही है, चिकन सैंडविच हो और वेज सैंडविच हो, दोनों ही यहाँ पे बनेंगे। दोनों ही बन ही चुके हैं एक्चुअली। ये बस थोड़ा सा रह गया था, तो मैंने उसको अच्छा, इसको आपने टोस्ट नहीं किया मैम, ये चीज़ मैं आपसे जानना चाहूँगी। एक्चुअली टोस्ट मोज़रेला चीज़ होता है या आलू होता है, तो वो टोस्ट करने में थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। ये हम ऐसे भी खा सकते हैं, तो इसका टेस्ट घर में तो हमारे पसंद है कि ये लोग बच्चे ऐसे ही पसंद करते हैं, तो उसको इसलिए टोस्ट नहीं करा मैंने। अच्छा, जो चिकन सैंडविच है वो भी हम देख सकते हैं। इसमें जो है मैंने कल ये मैरिनेट करके रखा था, कल किया था। सिर्फ हरी मिर्च इसमें, पुदीना एंड काली मिर्च, दही, और इसको फिर हमने ये 2-3 घंटे इसको लगता है स्लो आंच पे, इसको पकाते रहते हैं। इसका पानी पूरा ड्राई हो जाएगा, और अब इसके बाद इसको हम पूरी के साथ या इसके साथ ब्रेड में सैंडविच की जैसे हम बना के। अच्छा, तो बेटी आई है, दामाद आए, तो एक अलग से खुशी हो जाती है, और क्या कुछ नहीं बनाए ये थोड़ा हम लोग ऐसे सोचते हैं कि बस ये भी बनाते हैं, ये भी बनाते हैं, बच्चों को जो पसंद है बस उन्हें खिला देते हैं। ऐसे जब वो दूर आते हैं तो 1 दिन 2 दिन के लिए ही आते हैं, बहुत कम वक्त वह कम वक्त मिलता है। वैसे भी बच्चे आजकल जॉब है, पढ़ाई है, तो साथ में तो बहुत अरसे से नहीं है, तो आते हैं। बिल्कुल, देखिए बच्चों को बहुत मिस किया जाता है, और ये तो पूरा फेस्टिवल का महीना होता है नाजरीन। घर में आप देखते हैं कि दस्तरखान एकदम सजा हुआ रहता है हर रोज़, और त्यौहार का वो पूरा टाइम होता है, और घर की रौनक देखिए बच्चों से ही होती है। और जब जी आज से आपको मुलाकात हाँ, कराती हूँ। बिल्कुल, मैं आपसे कहने ही वाली थी कि इंतज़ार हम नाजरीन का भी ख़त्म करते हैं, तो जिनके आने की इतनी खुशी इस घर में हो गई है रमज़ान के महीने में, तो उनसे भी हम बात करना चाहेंगे। बिल्कुल, चलिए मैं उनको अब बुलाती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल।
तो नाजरीन, हमारे साथ मौजूद हैं जमाल साहब की बेटी और उनके दामाद, तो उनसे भी बात करने का हमें मौका मिला। वैसे उनके पास वक्त बहुत कम है क्योंकि वो अपने घर जयपुर जाएंगे, लेकिन जितना भी वक्त है हम उसी में से ही थोड़ा वक्त उनसे ले लेते हैं और रमज़ान के महीने की जितनी भी खुशियाँ चल रही हैं, रौनकें चल रही हैं, उनसे मुतालिक उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसी हैं आप? मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे? मैं भी अच्छी हूँ। आपका नाम क्या है? आफरीन। आफरीन। सबसे पहले तो बहुत बहुत मुबारकबाद, अभी आपकी कुछ महीने पहले शादी हुई है, तो आपने अपनी अम्मी को सरप्राइज़ दिया है, मुझे ये पता चला है। उन्हें तो पता भी नहीं था कि आप लोग आने वाले हैं, तो एक इंतज़ार होता है ना कि बच्चे घर पे आएँ। तो जैसे ही आपने अपनी अम्मी का चेहरा देखा होगा तो यकीनन आपको भी बहुत खुशी हुई होगी, क्योंकि ये पूरा फेस्टिवल का महीना होता है। तो घर की रौनकें देख के आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा था बिकॉज़ मैं जब से जो शादी के बाद थोड़ा और लगता भी है कि घर पे रमज़ान करना एक अलग फीलिंग होती है, तो वो देख के तो बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। एंड मम्मी थोड़ी इमोशनल भी हो गई थी कि मैं आई हूँ, बट येस इट्स ऑल मम्माज ऑलवेज नो द बेस्ट फूड दैट यू लाइक टू ईट, तो उन्होंने वो सब फटाफट प्रिपेयर भी कर दिया था। हम जस्ट इफ्तारी से पहले पहुँचे थे, तो वो बहुत अच्छा था। अच्छा, वैसे हर साल तो आप फैमिली के साथ ही मनाती होंगी या फिर आप बाहर रहती थी? मैं रहती बाहर थी, बट मैं आ पाती थी रमज़ान के टाइम पे ज़्यादा टाइम के लिए, बट अब डिफरेंट फीलिंग होती है शादी के बाद रमज़ान में आने की। जी। तो देखिए, आपने कम दिन दिए लेकिन आप आ गई उनके लिए, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी। तो हम इनसे भी बात कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, तो आपके कैसे रोज़े गुजर रहे हैं? रोज़े अच्छे चल रहे हैं। लाइक मैं काफ़ी टाइम से रोज़े रख भी रहा था, बट यहाँ आके रोज़ों का मज़ा थोड़ा अलग लगा मुझे, बिकॉज़ दिल्ली और जयपुर में थोड़ा फ़र्क है खाने वाने का। तो वो खाना जो है दिल्ली का बहुत ज़्यादा फेमस है, तो रोज़ा खोलने में उतना ही मज़ा आता है फिर। अच्छा, यानी कि अगर आप जयपुर और दिल्ली से कंपेयर करें, आपको दिल्ली का खाना ज़्यादा पसंद आता है या फिर जो आपकी सासू माँ है उनके हाथ का खाना? जो बनाती हैं उनको खाना पसंद आता है मुझे तो। लेकिन उन्होंने तो ये बताया कि सिर्फ आप फ्रूट्स ही खाना ज़्यादा पसंद ऐसा करते नहीं हैं। है, ऐसा नहीं है। मैं ज़्यादातर फ्रूट्स खा लेता हूँ, लेकिन बाकी चीज़ें भी पसंद है मुझे। अच्छा, उनके हाथ का सबसे ज़्यादा क्या पसंद है आपको? आई थिंक मुझे चिकन ही पसंद है उनके हाथ का। चिकन पसंद है। अभी मैंने देखा भी था, चिकन और पूड़ी रखी थी, तो वो आप दोनों को ही बहुत पसंद है बिल्कुल इंशाल्लाह। जी जी जी। ठीक है। तो बाकी घर पे आके कितना अच्छा लगा। देखिए, जयपुर में भी एक घर है, एक घर आपका दिल्ली में भी है, तो वहाँ की रौनकों में तो आप शामिल होंगे। जब ईद अभी करीब है, आप लोग आज चले भी जाएंगे, लेकिन जब आप यहाँ पे आए तो कितना अच्छा लगा? आई थिंक मेरे हिसाब से दोनों घरों में कोई फ़र्क नहीं है। इसको भी अगर ये भी वहाँ रहती है तो उसको भी वैसा नहीं लगता कि वो मेरा ससुराल है, और मेरे को भी ऐसा नहीं लगता यहाँ के कि एक मतलब मेरे को घर जैसी फीलिंग आती है। तो दोनों जगह मुझे लगता है कि फीलिंग तो बिल्कुल सेम ही रहती है, कि बिल्कुल घर पे ही आए हो आप, और वो फ्री उतना ही आप फ्री रहते हो, और इतने कोई शर्म या लिहाज वाली बात भी नहीं होती इतनी ज़्यादा। अच्छा, सरप्राइज़ देने की किसने सोची, किसने ये प्लान किया था पूरा, ये बताइए। ये तो देखो इसका ही प्लान था, क्योंकि इसकी मम्मी को ही प्लान देना था, सरप्राइज़ देना था इसकी मम्मी पापा को। तो प्लान तो देखो इसका ही था, बट मैंने एग्जीक्यूट करने में कोई कमी नहीं छोड़ी उसको। तो जैसे ही आपकी अहलिया ने कहा तो आपने कहा चलिए चलते हैं दिल्ली, चाहे एक दो दिन ही सही मिल के आते हैं। ठीक है, ये महीना छोड़ना नहीं है, क्योंकि इस महीने तो मिलना ही एक मिलना है। इफ्तार तो देखो करना ही था मेन के साथ में दिल्ली आके, क्योंकि यहाँ वहाँ तो करते ही रहती हैं, और इनकी मम्मी पापा भी आ गए थे जयपुर में एक दो बार, तो फिर यहाँ का इफ्तार तो एक बार देखना ही था कि दिल्ली में कैसा रहता है। तो कैसा लगा आपको दिल्ली मेरे का? को तो बहुत मज़े आए, मेरे को तो बहुत मज़े आए यहाँ पे। अच्छा, दिल्ली वैसे पूरा घूमे आप? मैं दिल्ली में मैंने पढ़ाई भी करी है दिल्ली में, तो 5 साल लॉ जो मैंने करा है वो दिल्ली से किया है, तो मैं दिल्ली में वाकिफ़ तो बहुत हूँ मैं, लेकिन हाँ घर पे आने का मज़ा अलग रहता है दिल्ली में फिर। अच्छा, आप करते क्या हैं? आप दोनों ही वर्किंग हैं या फिर सिर्फ आप? हम दोनों ही, मतलब मैं तो प्रैक्टिस करता हूँ लॉ, और ये जॉब करती हैं, बट हम दोनों ही वकील हैं वैसे तो। अच्छा, Profession, दोनों ही वकील हैं आप भी? जी, बट मैं कॉर्पोरेट लॉयर हूँ, ये लिटिगेटिंग लॉयर हैं, तो ये कोर्ट जाते हैं, मैं ऑफिस में एक इन हाउस काउंसिल हूँ मैं। अच्छा, ठीक है। तो दोनों टाइम निकाल पाते हो आप लोग एक दूसरे के लिए और इबादत के लिए? सबसे ज़्यादा तो पहला सवाल ये, इबादत के लिए प्रॉपर टाइम निकाल पा रहे हैं आप? नहीं, वो तो हर चीज़ के लिए टाइम तो देखो निकालना ही पड़ता है आपको। लाइफ में हर चीज़ में टाइम तो निकालना ही पड़ेगा आपको। कुछ भी एक्टिविटी करना है, कहीं भी जाना है, तो उस हिसाब से मैनेज करना ही पड़ता है आपको। बट आई डोंट थिंक कि प्रोफेशन के साथ इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है, हो जाता है मैनेज, मतलब ऐसे कोई ख़ास बात नहीं है। अच्छा, आपसे जानना चाहूँगी, रमज़ान का महीना इतना ख़ास क्यों कहा जाता है? इसका हम साल भर में वो जो एक महीना होता है, इसका बेसब्री से इंतज़ार हम क्यों करते हैं? I think it teaches you a lot of patience and the importance of culture and religion. मतलब हम अदर ईयर राउंड तो हम डेफिनेटली नमाज वगैरह पढ़ते हैं, बट इस पर्टिकुलर मंथ में आई थिंक यू आर अ लिटिल मोर प्रेशर्ड इज़ द रॉन्ग वर्ड, बट वो आपके पास हाँ पर्टिकुलर होते हो आप,
टू बी इनटू प्रेयर्स एंड एवरीथिंग. आप ऑफिस से भी टाइम निकाल लेते हो, अदरवाइज यू वांट टू ईट एवरीथिंग, बट इस पूरे महीने आपको फील भी नहीं हो रहा होता कि दिन में कुछ खाना है या पानी पीना है. और वर्किंग डे तो वैसे ही निकलता है, मतलब कोई उसमें रिलैक्सेशन तो है नहीं. सो बट येस, इट्स नाइस एंड यू गेट टू वेयर न्यू क्लोथ्स. दैट इज़ डेफिनेटली देयर. हाँ, मतलब वो तो होता है. तो अभी कुछ ही दिनों में अब ईद आने वाली है, तो उसकी कैसी रौनकें होती हैं आपके घर की तरफ जो आपका ससुराल है? और वहाँ पे मैंने सुना है कि आपकी जो फैमिली है वहाँ पे वो आसपास ही सब रहते हैं, तो एक अच्छा गेट टुगेदर हो जाता होगा. जी बिल्कुल. ऑल द एक्सटेंडेड फैमिली ऑफ माई इन लॉज लिव्स इन जयपुर इटसेल्फ. तो वो काफ़ी एंटरटेन्ड रहते हैं. इनफैक्ट हमने काफ़ी इफ्तार भी एक साथ करे हैं. तो हम हर वीकेंड तो डेफिनेटली किसी के घर पे थे या वी वर होस्टिंग पीपल, तो वो बहुत अच्छा था. एंड सिंस ये मेरी फर्स्ट ईद है आफ्टर द वेडिंग, तो it will be very nice because everybody is going to come and meet me. I will be a very important person on that day. बिल्कुल, तो घर जाना बहुत ज़रूरी है. काफ़ी लोग आपसे मिलने के लिए वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होंगे, क्योंकि नई नई बहू है और सबकी दिलचस्पी होती है कि नई नई बहू से मिला जाए. एक सवाल आपसे आखिरी है मेरा. रमज़ान का महीना अब गुज़र ही रहा है, जिसका इंतज़ार हम बेसब्री से करते हैं. हमारे नाज़रीन के लिए कोई पैगाम? मेरे हिसाब से जो आप रमज़ान में जो अच्छी चीज़ें करने की कोशिश करते हैं, आई थिंक वो पूरे साल भर करने की कोशिश करनी चाहिए. आई थिंक यही मेरा मैसेज है. बिकॉज रमज़ान जैसे आते हैं लोग एकदम से बहुत ज़्यादा रिलीजियस हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने अखलाक सही कर लेते हैं. तो वो आई थिंक वो पूरे साल मेंटेन करने की ज़रूरत है हम लोगों को. आई थिंक दैट इज़ माई मैसेज. आपकी तरफ से? आई थिंक इट्स वेरी सिमिलर. आई थिंक जो हम इस मंथ अपना पेशेंस एंड अपने आप को हेल्थ वाइज भी जैसे रखते हैं, आई थिंक हमें वो कंटिन्यू करने की कोशिश करनी चाहिए सो दैट वी लीड अ हेल्दियर लाइफ. तो दैट इज़ एन इम्पॉर्टेंट मैसेज दैट आई वुड लाइक टू गिव टू पीपल. बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए. तो नाज़रीन, अभी आपने सुना जमाल साहब की बेटी और उनके दामाद को, और देखिए यही वो पैगाम होते हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, और घर की रौनकें हम आपको दिखाते हैं. और वाकई में देखिए बच्चों से घर की रौनक बढ़ जाती है. और जब बच्चे की नई नई शादी हो और वो इस रमज़ान के महीने में घर पे ना हो, तो घर कहीं ना कहीं सूना लगता है. लेकिन बच्ची ने देखिए घर में रौनक एक बार वो फिर से ले आई, और एक इफ्तारी तो उनको अपने अम्मी अब्बू के साथ करनी ही थी, और ये मौका उन्हें मिला ही. मेरे सामने ही बिल्कुल जमाल साहब बैठे हैं. मैं फिर से उनसे बात करना चाहूँगी क्योंकि उनसे बातचीत हमारी अधूरी रह गई थी. तो जमाल साहब, कितनी खुशी होती है जब बेटी एकदम सरप्राइज़ दे देती है, और बेटी की अभी हाल फिलहाल में आपने शादी भी की है, तो घर कहीं ना कहीं सूना सा लगने लगता है. लेकिन वो खुशी देखिए आपके चेहरे पे मैं देख सकती हूँ बेटी के आने की, दामाद के आने की. देखिए, बेटी तो हर टाइम हमेशा साथ में ही रहती हैं. बस फिज़िकल तौर पे वो दूर चली जाती हैं, लेकिन याद में, ख़्याल में हमेशा बेटियां रहा करती हैं. और मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस दिन ये आ रही थी उस दिन उन्होंने मुझे सुबह बताया सहरी के बाद फ़ोन करके कि पापा मुझे आगरा में मेरा एक मैटर है, तो आगरा मैं जा रही हूँ. और आगरा पूरे दिन मैं बात होती रही फ़ोन पे. मैं अब गाड़ी में हूँ, मैं कोर्ट पहुँच गई हूँ और अब 3 बजे लौट रही हूँ. अब जब 3 बजे उन्होंने बताया कि आगरा से लौट रही हैं, तो मैंने पूछा कितने बजे पहुँचेगा जयपुर तक, तो बोले अफ्तार के बाद ही हो जाएगा, हम पहुँचेंगे. और इनफैक्ट उस टाइम में इन्होंने जयपुर से दिल्ली के लिए स्टार्ट किया था 3:30 बजे, ना कि आगरा से जयपुर के लिए. तो बड़ा, हमें तो बिल्कुल अंदाज़ा ही नहीं था इस बात का कि वो, हाँ वो पूरा बोल रही थी कि मैं 3:30 अभी कोर्ट से निकली हूँ और 7-8 बज जाएंगे पहुँचते तक. और मैंने ये भी कहा कि देखो आज तो आपको ब्रेक लेना चाहिए था, तो बोली नहीं, अर्जेंट मैटर था इसलिए मुझे जाना पड़ा वहाँ. तो खैर जो भी हुआ, तो वो सडनली, जैसे बताया साइमा ने आपको, कि वो लिफ्ट जैसे ही खोली, हम लोग खुली तो वो बाहर निकली. तो बहुत खुशी हुई माशाल्लाह से, एंड हमें बहुत ही अच्छा लगा. और रमज़ान में क्या, हमेशा बेटियां तो साथ में होती हैं तो हमेशा ही मज़ा रहता है. और दोनों बेटियों के साथ बहुत मज़ा आता है जब रमज़ान में होते हैं. तो हम लोग और चाहेंगे कि साल दर साल हम लोगों के साथ रहें और ऐसे ही सरप्राइज़ आपको जी मिलते सरप्राइज़ मिलते रहें. अच्छा, ईद की तैयारियां क्या कुछ चल रही हैं, ये भी बताइए. ईद के लिए क्या कुछ खास सोचा है आपने? ईद के लिए बेसिकली पूरे महीने से ही इनफैक्ट ईद की तैयारियां शुरू हो जाती हैं. शुरू से ही कोशिश ये रहती है कि जो भी कुछ ख़रीद करना है, बाज़ार से कपड़े लेने हैं, कुर्ता पैजामा लेना है, हर जुमे में ईद की लिए नए कपड़े दस्तयाब करने पड़ते हैं. तो इसलिए
पूरे हफ्ते लगभग जाते रहते हैं। और जब लास्ट हो जाता है, अब जैसे अगले 2-3 दिन रह गए हैं, तो सेवई भी खरीदी जाती हैं और भी चीज़ें, मेवे वेवे खरीदने होते हैं। तो उसके लिए फ्रीक्वेंसी बाज़ार जाने की, ख़ास तौर से उन मार्केटों में जहाँ पर आपको ईद से रिलेटेड चीज़ें दस्तियाब रहती हैं, वहाँ हम बड़ा रेगुलरली अब जा रहे हैं। दिन के वक्त जाते हैं, धूप तो तेज़ होती है लेकिन ये काम भी ज़रूरी होता है। तो नमाज़ों के बीच में जैसे सुबह चले गए 11 बजे और ज़ोहर तक पहुंच गए और काम करके आ गए, या ज़ोहर के बाद चले गए और मगरिब से पहले लौट आते हैं। तो इस तरह का हम लोग कुछ प्रोग्राम बना के रखते हैं, तो ये भी रहता है। और हम लोगों का, और इसके साथ साथ मतलब हम लोगों का बेसिकली ये है कि बहुत अब रेगुलरली अगले 2-3 दिन जाना रहेगा पास की मार्केटों में और कपड़े ख़रीदेंगे। आज भी बेटी के साथ थोड़ा मार्केट गए थे, थोड़ा उनको भी कुछ चीज़ चाहिए था तो हमने बाज़ार से उनको लिया। और अगले दिन में भी, अगले 2-3 दिन साइमा के साथ भी कहीं बाज़ार जाना होगा। चलिए, आज तो बेटी और दामाद के साथ आप चले गए, बाकी जब तक ईद करीब नहीं आती है तब तक शॉपिंग चलती ही रहेगी। तो बेटी ईदी मांगी आपसे, क्योंकि वो तो चली जाएंगी कि पापा मुझे तो ईदी चाहिए क्योंकि मैं तो चली जाऊंगी। बच्चियों की बड़ी फरमाइशें होती हैं अपने फादर से कि ईदी एक तो मिलनी चाहिए और दूसरा हमें अपने मनपसंद के कपड़े मिलने चाहिए। नहीं, कपड़े तो आज उन्होंने कुछ लिए हैं, अब पता नहीं उनको ईद के लिए कितने पसंद आएंगे। और कुछ ससुराल में भी उनके जो कपड़े बनाए जा रहे होंगे ईद पे ख़ास तौर से। और जहाँ तक कि ईदी का ताल्लुक़ है, ईदी का तो पहले तो देखिए, हम लोग जब छोटे हुआ करते थे उस ज़माने में हमें कैश में मिलते थे, कॉइन्स के फॉर्म में, उसके बाद रुपीज़ की फॉर्म में, और उसके बाद अब देखिए अब तो डिजिटल पेमेंट हो गए हैं सारे, तो ऑनलाइन पेमेंट किए जाते हैं। लेकिन जो इस बात का ज़रूर मज़ा होता है जो नोट हाथ में दिए जाते हैं और उसकी तस्वीर ली जाती है। हमने तो कई सालों तक यही रखा है। अब आज देखिए, जब जाते वक्त देखिए क्या साइमा का क्या फरमाइश करने वाली है और साइमा का क्या इरादा है कि उन्होंने नए नोट करेंसी के मंगाए हुए हैं, क्या वो देंगी या डिजिटल पेमेंट करेंगी। बिल्कुल। तो अच्छा, अभी इस चीज़ पे सवाल है कि उनको कैसी ईदी मिलेगी। चलिए, ये भी देखना बहुत दिलचस्प होगा। अच्छा जमाल साहब, आप डीआईजी भी हैं और आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी है, तो कैसे पूरा शेड्यूल आपका बना हुआ है? क्योंकि ये शेड्यूल काफ़ी टाइट भी हो जाता है और काफ़ी चीज़ें मैनेज भी करनी पड़ जाती है, इबादत के लिए वक्त निकालना पड़ता है, तो कैसे सब कुछ मैनेज हो रहा है? देखिए, एक्चुअली अब मैं एडवाइज़र के तौर पे काम कर रहा हूँ एक बैंक के साथ। तो मेरा बेसिकली रोल फाइनेंस रिलेटेड मैटर्स में रहते हैं। और मैं जनरली इस महीने तो मैंने रमज़ान की वजह से ट्रैवल नहीं किया, और नॉर्मल टाइम में मेरा मसरूफियत ही रहती है, मैं टूर पे बहुत ज़्यादा रहता हूँ, ऑल ओवर इंडिया अलग अलग जगह जाना होता है, मीटिंग्स होती हैं। रमज़ान के दौरान में इबादत को ध्यान में रखते हुए मैंने कोशिश ये करी कि इस महीने मुझे कहीं बाहर नहीं जाना हो, तो मैं पूरे महीने अल्हम्दुलिल्लाह यहीं रहा हूँ। और रमज़ान रोज़े भी ठीक ठाक हो गए, इबादत भी ठीक, कुरान शरीफ और नमाज़ें भी ठीक तरीके से हो गई। और उसके अलावा ये रहता है कि मुझे रमज़ान एक ऐसा महीना है जिसका इंतज़ार मुझे ईद के अगले दिन से शुरू हो जाता है। मैं आपको ये बताना चाहूँगा, अगले दिन से मुझे रमज़ान का इंतज़ार होने लगता है। मैं सोचता हूँ कि रमज़ान अब कब कितनी जल्दी आएंगे, क्योंकि मुझे रमज़ान के दौरान में इतना अच्छा महसूस होता है कि मुझे ऑफिस में भी मुझे बिल्कुल फ़्रेश फील करता हूँ पूरे दिन, कभी मुझे थकावट नहीं होती, फिज़िकली भी मैं बहुत स्ट्रॉन्ग फील करता हूँ। और बस ये होता है कि थोड़ा, जैसे मैं गोल्फ़ खेलता हूँ रेगुलरली, मैं गोल्फ़र हूँ, उसमें थोड़ी रिस्ट्रिक्शन हो जाती है क्योंकि 3-4 घंटे गर्मी में बाहर वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। लेकिन उसके अलावा जहाँ तक कि फील फ्रेश का ताल्लुक़ है, जहनी तौर पे भी, दिली तौर पे भी, और आपकी फ़िज़िकल बीइंग पे भी हमें इतना कंफर्टेबल रहता है कि इस बात के, जो कि 11 महीने वैसा कभी नहीं रहता है। और एकदम, और दीनी तौर पे भी थोड़ा सा अच्छा लगता है कि भाई आप इबादत कर पा रहे हैं। और दिनों में ये होता है कि आप थोड़े कैजुअल हो जाते हैं, कभी नमाज होती है कभी नहीं होती है, और लेकिन यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह पूरे महीने इबादत और रोज़ा, नमाज और कुरान की तिलावत रेगुलरली होती रहती है। और मतलब आप ये समझिए कि रमज़ान के दौरान रूहानी तौर पे बहुत अच्छा लगता है। चाहे आप बाहर हों, चाहे आपसे जैसे मैं बात कर रहा हूँ, तो मुझे अब इफ्तार का कुछ वक्त बाकी है थोड़ा, लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई पूरे दिन की थकावट है। हाँ, आज हम ओखला भी गए घूमने के लिए, सेवई वगैरह लेनी थी, बेटी को लेके मार्केट भी गए, साउथ एक्स भी गए,
तो काफ़ी ट्रैवल कर रहे थे आज हम पूरे दिन में, लेकिन एहसास नहीं है इस बात का कि हमें कुछ प्यास लग रही है या किसी तरह का थकावट है, कुछ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह रोज़े में ये जो क्या गायबाना तौर से अल्लाह की बड़ी रहमत रहती है कि हमें बिल्कुल नहीं लगता कि रोज़ा रखने से कुछ फ़र्क पड़ा, और रोज़े से और बेहतर फील होता है। बिल्कुल पता ही नहीं चल पा रहा होगा कि आपका रोज़ा भी है और धीरे धीरे करके दिन भी पूरे होते जा रहे हैं, आपका एक एक रोज़ा भी मुकम्मल होता जा रहा है। आपकी एक बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो मैं फिर से नाजरीन को यहाँ पे बताना चाहूँगी कि रोज़े ख़त्म होने के बाद, ईद होने के बाद भी आपको फिर इंतज़ार रहता है अगले साल का, कब रमज़ान का महीना आएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मुझे कई सालों से, पहले जब मैं थोड़ा कम उम्र था उस टाइम तो ये था कि भाई रोज़े भी रखते थे लेकिन इतना वो नहीं था, लेकिन अब कुछ सालों से मुझे ऐसा बिल्कुल लगने लगा है कि मुझे लगता है रमज़ान कब आएंगे। मैं हमेशा ये फील रहता हूँ, और मुझे रूहानी तौर पे बहुत पूरे रमज़ान बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी इबादत होती पूरे साल, ऐसा नहीं है, लेकिन इस महीने में मुसलसल तौर पे लगातार 5 वक्त की नमाज, फजर, तहज्जुद तक हो जाती है अल्हम्दुलिल्लाह, कि नहीं तो कहाँ सुबह इतना जल्दी उठते हैं। फजर में उठना ही मुहाल रहता है, और यहाँ तहज्जुद में भी उठ जाते हैं। उसके बाद सहरी होती है, सहरी के बाद फिर फजर हो जाती है। तो आप समझें कि 6 नमाजें अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान हम पाबंद हो जाते हैं, पाबंद हो जाते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छा लगता है, और फिज़िकली आप जैसे मैंने आपको बताया कि बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह लगता है। और हमें, मेरा तो ये कहना है कि रमज़ान का एहतमाम, खैर अब मसरूफ़ियत की वजह से पूरे साल तो रमज़ान नहीं हो सकते या रोज़े नहीं रखे जा सकते, लेकिन ये बहुत अच्छा है कि एक महीने आपको डिटॉक्स होने का, रूहानी तौर पे, जिस्मानी तौर पे डिटॉक्स होने का मौका मिलता है। और वो अगर हम उसको किसी तरीके से मेंटेन कर सकें पूरे साल, तो मुझे कोई रीज़न नहीं लगता कि बहुत आपकी सेहत पूरे साल अच्छी रहेगी, और आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, और कभी आपको थकावट नहीं महसूस होगी। मुझे लगता है कि ये हमें थोड़ा रेजिमेंटेड रहना चाहिए, जिस तरह हम रमज़ान में रहते हैं साल में भी वैसा रहना चाहिए। तो बिल्कुल नाजरीन, देखिए जमाल साहब ने बहुत अच्छी अच्छी बातें देखिए यहाँ पे कही हैं, और बहुत अच्छे अच्छे पैगाम आप तक पहुँचा हैं, और मुझे तो उनकी बात वाकई में बहुत अच्छी लगी। 2 बातें जो मैं आपको फिर से यहाँ पे कहना चाहूँगी, एक तो यही कि साल भर भी अगर रमज़ान का ये महीना चले तो कुछ गलत नहीं होगा, हमारे लिए ही अच्छा होता है। ये पाक महीना होता है, ऐसा पाक महीना हर कोई चाहता है कि वो 12 महीने रहे। आप लोग हर चीज़ के पाबंद हो जाते हैं, और घर में खुशियाँ ही खुशियाँ होती हैं, रौनक ही रौनक होती है, और एक अलग तरीके की रौनक ही जमाल साहब के घर की हमें देखने को मिली है, जो हम पहुंचा रहे हैं आप तक। तो कुछ वक्त ही बाकी है इफ्तारी में, तो आपको हम दिखाएंगे कि इफ्तारी किस तरीके से जमाल साहब के यहाँ पे होगी और कैसे सब मिलकर रोज़ा खोलेंगे। हमने ये तो देख लिया कि आपने पकवान में क्या कुछ बनाया है इफ्तारी के लिए, लेकिन शरबत में आप क्या बनाने वाली हैं और क्या कुछ बना है? मैंने आपको पहले ही, आपके आने से पहले मैं चीकू का शरबत आपने देखा होगा, मैंने दस्तरखान पे रखा हुआ था। और रूह अफ़ज़ा तो ये तो ऑल टाइम फेवरेट है हम सबका, तो ये तो बनेगा ही बनेगा। तो रूह अफ़ज़ा भी बनता है? वो तो बनता ही है, मतलब उसमें तो कोई वो ही नहीं है कि रूह अफ़ज़ा बनाने में कोई कंजूसी नहीं है, बनना ही बनना है। उसके साथ आप जो भी, जैसे आज मैंने चीकू का शेक उसको इंक्लूड करा है, तो इसमें मैं जो हूँ ऑर्गेनिक शुगर, क्योंकि थोड़ा सा हो जाता है तो ऑर्गेनिक शुगर कम ही यूज़ करते हैं। जैसे अभी एक 4-5 गिलास के लिए बनाना है, तो मैंने 2 चम्मच इसमें ऑर्गेनिक शुगर डाली है, और 1 बड़ा चम्मच मैं ये रूह अफ़ज़ा इसमें डालूँगी। और रूह अफ़ज़ा तो आप देख ही रहेंगे, अगर आप मेरी शेल्फ़ की तरफ देखेंगे तो मेरे यहाँ रूह अफ़ज़ा बहुत यूज़ होता है, और स्पेशली रमज़ान में तो, और मैं एडवांस में भी रखती हूँ। अच्छा, शेल्फ़ की यहाँ पे नाजरीन बात की है, तो मैं आपको शेल्फ़ दिखा देती हूँ। थोड़ा मैं पैन करने को बोलूँगी कैमरामैन को। देखिए यहाँ रूह अफ़ज़ा की बॉटल रखी हुई हैं, कुछ भरी हुई हैं, कुछ हाफ़ हो गई हैं, कुछ थोड़ी सी बची हुई हैं। तो देखिए कितना पसंद किया जाता है जमाल साहब के यहाँ पे रूह अफ़ज़ा।
और देखिए कॉम्प्लीमेंट्री जैसा कि बता दिया है कि रूह अफ़ज़ा के साथ चीकू का भी शरबत बनाया गया है, जो कि हम आपको दिखाएंगे, दस्तरखान पे रखा हुआ है। लेकिन अब देखिए किस तरह से बनाया जा रहा है यहाँ पे रूह अफ़ज़ा। बड़ा एक चम्मच डाल दिया और इसमें थोड़ा सा, बहुत से लोग दूध डाल देते हैं, उसमें नारियल भी डाल देते हैं, लेकिन वो मेरे घर में नहीं पसंद किया जाता, तो हम लोग, मैं इसमें नींबू का यूज़ करती हूँ, तो उससे इसका टेस्ट घर में ज़्यादा पसंद करते हैं। तो आप इसमें रूह अफ़ज़ा और ये डाल के, अच्छा, कौन सा रूह अफ़ज़ा आप इस्तेमाल करती रूह हैं? अफ़ज़ा तो ओनली हमदर्द, अच्छा, ये पसंद क्यों है ये बताइए आप। मतलब ये बहुत प्योर है। इसमें आप शुगर का जो भी चीज़ इसमें इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं इसमें, मतलब मिलावट का कोई सवाल ही नहीं, चांस ही नहीं है। तो रूह अफ़ज़ा तो आई थिंक बचपन से ही रूह अफ़ज़ा, और वो टेस्ट आज भी वैसा ही है जो बचपन में हमने, वो उसमें कोई फ़र्क नहीं है। अच्छा, मैं अगर सालों की बात करूँ तो वो जो आप बचपन की बात कर रही हैं, तो कितने साल हो गए होंगे आपको रूह अफ़ज़ा का इस्तेमाल करते हुए, पीते हुए? 50 तो हो ही गए। अरे बाप रे! तभी तो कहते हैं कि 100 साल का भरोसा आप लोगों का हो गया है और 50 साल आपको हो गए हैं इसका इस्तेमाल करते मतलब हुए। मेरी याददाश्त, मतलब मुझे जब से मुझे याद है तो रूह अफ़ज़ा ही, और वो ही दूध में होता था बस, कि वो गुलाबी दूध दे दो, हम लोग ये था गुलाबी दूध, हम लोगों के बचपन में वही होता था। आज तो इतने तरह के ड्रिंक्स आ गए हैं, सब है, लेकिन हमारा फेवरेट, ऑल टाइम फेवरेट रूह अफ़ज़ा। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए इफ्तारी में हम भूखे प्यासे रहते हैं, तो जब बात आती है ना प्यास लग रही है और गले को ठंडक कौन सा शरबत पहुंचाएगा, तो मुझे लगता है कि जहां आपने चीकू का शरबत बनाया, चलिए वो तो अच्छा है ही, लेकिन गले को जो ठंडक दे और जो हमारी प्यास बुझाए वो रूह अफ़ज़ा बिल्कुल बिल्कुल रूह अफ़ज़ा है, इसमें कोई नहीं, हेल्दी एंड टेस्टी दोनों। बिल्कुल, तो हेल्दी और टेस्टी यहाँ पे कह दिया है हमदर्द के रूह अफ़ज़ा को जमाल साहब की अहलिया ने। लेकिन एक चीज़ और मैं यहाँ पे देख रही हूँ, कुछ कलरफुल बर्फ़ मुझे यहाँ पे दिख रही हैं। वैसे मैंने हमेशा वाइट बर्फ़ देखी है, लेकिन ये कलरफुल बर्फ़, इनका ये क्या है? एक्चुअली ये बहुत हेल्दी, मैं बोलूँगी टिप्स ही, मतलब जो से लेडीज़ को, जो लोग वर्किंग हैं, तो ये फ्रूट्स का पल्प है। आप इसको मिक्सी में चीनी के साथ पीस के रख लीजिए और डीप फ्रीज करके रख दीजिए, और इसमें आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ ठंडे पानी में आप इसको क्यूब्स निकालिए और डाल दीजिए, और आपका ड्रिंक रेडी है। अच्छा, ये हम रूह अफ़ज़ा में डाल सकते हैं? नहीं नहीं, ये रूह अफ़ज़ा तो अपने आप में ही रूह अफ़ज़ा है, उसमें आप कैसे मिलावट कर सकते हैं? बिल्कुल, यानी उसका टेस्ट हमें बदलना ही नहीं है, तो वो अलग है। रूह अफ़ज़ा बिल्कुल डिफरेंट हो गया है जी, ये एक अलग रेसिपी है। और ये तो हाँ, मतलब रूह अफ़ज़ा के साथ कुछ सी चीज़ करनी है। यानी एक प्लेन वाटर में। हाँ, प्लेन वाटर, कोल्ड वाटर में आप इसको डाल के, और 2 क्यूब्स आप एक गिलास के लिए सफिशिएंट होते हैं, तो आपके लिए बहुत क्विक हो जाता है कि आपने जब फ्री टाइम में आप बना के रख दो, और कोई गेस्ट आ गया, अचानक भी गेस्ट आ जाते हैं, तो आप उसमें डालिए, दे दीजिए ड्रिंक। यानी ड्रिंक्स में एक ये भी चीज़ इंक्लूड हो सकती है। और आप अपना कोई भी फेवरेट फ्रूट आप ले लीजिए, जो आपके बच्चों को पसंद हो, आपको पसंद हो, और आप उसको रख दो बना के, और ये ऑलमोस्ट 1 महीने चल जाता है। ये मेरा अभी, अब रमज़ान का है तो ये मेरा लास्ट, अब मेरे स्ट्रॉबेरी का बचा हुआ है, बाकी अच्छा, सारे स्ट्रॉबेरी के ये सब स्ट्रॉबेरी है। देखिए नाज़रीन, आप पास से देखिए इसको, ये स्ट्रॉबेरी की आइस क्यूब आपने देखी नहीं होंगी, लेकिन हम आपको जमाल साहब के यहाँ दिखा रहे हैं, क्योंकि उनकी जो अहलिया है भाई, मैं तो उनको शेफ़ कहूँगी, और उनके हाथ का जो पकवान है हम आपको इफ्तारी के बाद बताएंगे कि कितना लजीज उन्होंने बनाया है, और सारी चीज़ें घर की ही होती हैं, कुछ भी चीज़ बाहर की है ही नहीं। आप स्वीट में देख लीजिएगा, आप नमकीन में देख लीजिएगा, हर चीज़ उन्होंने खुद ही बनाई है। और ड्रिंक भी देखिए, आपको बिल्कुल नेचुरल ड्रिंक उन्होंने बता दी है। हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो आप हर घर में देखते ही हैं इफ्तारी में, और गर्मी आ गई है तो वो तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन 3 चीज़ें हमने यहाँ पे शरबत में देखी हैं, एक रूह अफ़ज़ा, दूसरा आप यहाँ पे स्ट्रॉबेरी की आइस क्यूब्स देख सकते हैं, जो आप ठंडे पानी में या नॉर्मल पानी में बस आपको डालना है, और गेस्ट आ जाते हैं या फिर इफ्तारी में अगर आप इसे पीना पसंद करते हैं तो फटाफट से बना सकते हैं। बाकी मैम के दस्तरखान पे तो रखा ही है चीकू का शरबत। बहुत बहुत अच्छा लगा हमें आपकी किचन की रौनक देख के, और आपकी ये रेसिपीज़ देख के। ऐसे ही आप हमेशा नई नई रेसिपीज़ ट्राई करती रहें और नए नए शरबत हमें बताती रहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। से बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का भी, और ईद की जो है, मैं सभी लोगों को एडवांस में मुबारकबाद देना चाहूँगी। अल्लाह हम सबको, हमारे देश में अमन और सुकून रखे, और सब
हेल्दी रहें, खुश रहें। बिल्कुल, तहज़ीब टीवी की तरफ से भी आपको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, आपको भी, आपके पूरे परिवार को भी। तो नाजरीन, जमाल साहब की रिहाइश गाह की अभी रौनकें कम नहीं हुई हैं। आप सोच रहे होंगे इतने अंधेरे में मैं और जमाल साहब यहाँ पे क्यों खड़े हैं, तो ये रौनकें मैं दिखाना चाहूँगी उनके घर के अंदर जो उन्होंने गार्डन को मेंटेन किया हुआ है। आसपास आप ग्रीनरी देख सकते हैं, ये ग्रीनरी आपको बहुत कम मिलेगी दिल्ली में ख़ास तौर पे, लेकिन देखिए चारों तरफ नए नए पेड़ पौधे लगे हुए हैं और छोटे से लेकर बड़े तक सारे पौधे बहुत अच्छे से जमाल साहब ने मेंटेन किए हुए हैं और छोटे छोटे फूल, बड़े खूबसूरत से फूल भी आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो देखिए रौनक सिर्फ घर के अंदर तक नहीं, घर के बाहर भी हम आपको दिखा रहे हैं। और जमाल साहब जैसे कि मेरे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, तो हम उन्हीं से जानते हैं कि देखिए उनका एक काम भी है, वो उसमें भी अपना टाइम देते हैं। फिर रमज़ान का ये पूरा महीना है, घर में भी अपनी अहलिया को टाइम देना होता है, फिर साथ में इफ्तारी करनी होती है, फिर इस गार्डन की जो रख रखाव वो कर रहे हैं, उसके लिए वो कितना टाइम रमज़ान के महीने में निकाल पा रहे हैं, जानते हैं उन्हीं से। जी, रमज़ान के दौरान या रमज़ान के अलावा भी कोशिश ये रहती है कि दिल्ली जैसी जगह में जहाँ पर पोल्यूशन काफ़ी ज़्यादा है उसको कम से कमतर करने के लिए और टेम्परेचर को थोड़ा कंट्रोल करने के लिए ग्रीनरी बहुत ज़रूरी है। जब हमने ये मकान लिया उस ज़माने में हमने ये सोचा कि गार्डन एक ज़रूर होना चाहिए और ये हमने इसको अपने हिसाब से डेवलप किया। जगह जगह से पूरे इंडिया से पौधे मंगाए गए और जैसा कि आप देख पा रही हैं हर तरह के पौधे, खुशबू के पौधे, ग्रीन पौधे, फलों के पौधे, और आप सामने देख पा रही हैं जैसे कि बैम्बू जो कि आसाम में होता है। हमने ये कोशिश की है कि बैम्बू दिल्ली में उगाया जाए और बैम्बू की वॉल बनाई जाए। ये अभी कुछ नए हैं, थोड़े दिन बाद आप ये देखिएगा कि पूरी दीवार बन जाएगी बैम्बू की, सिर्फ बैम्बू नज़र आएंगे और नेचुरल रहेगा। तो इस तरह से और उस तरह बाकी ये हमने ग्रीन वॉल बनाई है। अक्सर मैं देखता हूँ जब बहुत तेज़ गर्मी होती है, जब मैं अंदर से बाहर निकलता हूँ तो मुझे ये अंदाज़ा होता है कि करीब 3 से 4 डिग्री टेम्परेचर यहाँ कम होता है, इतनी ग्रीनरी रहती है। जैसे जैसे ज़्यादा गर्मी होगी वैसे ही यहाँ पर ज़्यादा ठंडा महसूस होगा। तो इसलिए हमने इसको मेंटेन किया है। और रोज़ रमज़ान के दौरान क्योंकि गोल्फ़ लगातार हमें जाना नहीं हो पाता है तो हम कम से कम यहाँ पटिंग की प्रैक्टिस ज़रूर गोल्फ़ में करते रहते हैं। छोटी सी जगह में पटिंग की प्रैक्टिस करते रहते हैं। और उसके अलावा इफ्तारियाँ भी 1-2 दावतें होती हैं इफ्तार की भी, और सर्दियों के मौसम में बारबेक्यू वगैरह हम लोग यहाँ जला के बहुत सर्दी के मौसम को थोड़ा गर्म करते हैं। उसके लिए भी हमने गार्डन का बना रखा है जो कि लोग आएँ तो एंजॉय कर सकें और ठंडक भी ले सकें। बिल्कुल। देखिए आपके घर का एरिया तो मुझे पसंद ही आया था और आपके ये जो जगह है पेड़ पौधों से ये तो मुझे और भा गया है। लेकिन मैंने आपके घर में एक और चीज़ देखी है, तो मैं नाजरीन उसके बारे में भी जानूंगी जमाल साहब से और उन्हीं से कहूँगी कि उस तरफ मुझे लेके चले जहाँ पे बहुत सारे अचीवमेंट्स उनके हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। और क्या कुछ वो अचीवमेंट्स हैं वही हम उनसे जानेंगे। तो चलिए आपको भी घर के अंदर एक बार फिर से लेके चलते हैं। नाजरीन एक चीज़ देखिए यहाँ पे, ये कभी आपने बहुत सालों पहले देखा होगा, ये कभी इसमें पुराने ज़माने के गाने चलते थे, गाने सुनाई देते थे। तो देखिए आज भी जमाल साहब ने अपने घर पे इसको कितना अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। यहाँ पे आप देखिए बहुत ही डिफरेंट तरीके की यहाँ पे सीनरियाँ आपको दिखेंगी। और एक कभी हमारे घर में वो फ़ोन होते थे ना जो ट्रिन ट्रिन करके बजते थे, वो बहुत पुराने समय के हम देखा करते थे जब मेरा बचपन भी हुआ करता था या फिर हमारे जो मम्मी पापा का बचपन हुआ करता था, वो भी यहाँ पे एक फ़ोन रखा हुआ है, वो भी आपको मैं ज़रूर दिखाऊंगी। लेकिन जमाल साहब एक बात बताइए, काफ़ी चीज़ें आपने मेंटेन कर दी हैं और मैंने उसका तो जिक्र किया ही, तो उसका शौक़ कौन रखता था या फिर आपको घर पे ऐसी चीज़ें डेकोरेशन में ये चीज़ें रहें, तो ये भी आपकी ख़ास दिलचस्पी रही है? एक तो मुझे एंटीक का, हर एक तरह के एंटीक का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और जहाँ तक कि ये ग्रामोफोन जैसी या टेलीफोन जैसी, बिल्कुल मैं नाम ही भूल गई थी, ग्रामोफोन जैसी चीज़ें हैं। मेरे जो बड़े भाई हैं वो उनको इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल और पुराने ज़माने की चीज़ों का बहुत शौक़ है और वो पुरानी से पुरानी ख़राब से ख़राब चीज़ को ठीक कर सकते हैं। मिस्टर सुहेल वाजिद वो पेशे से तो डिफेंस अकाउंट्स के ऑफिसर रहे हैं, बहुत सीनियर, लेकिन उनका पर्सनल शौक़ रहा है कि कोई भी चीज़ जो ख़राब हो गई है, पुराने ज़माने की है, 100 साल पुरानी हो, 200 साल पुरानी हो, उसको ठीक कर लें। चाहे पिन हो, चाहे हेलीकॉप्टर, कुछ भी, हर चीज़ वो ठीक कर लेते हैं। तो उन्हीं के ज़रिए से हमने एक ग्रामोफोन लिया और था हमारे पास, उसको हमने ठीक किया और ये भी इस हालत में कि हम इसको
इस्तेमाल भी कर सकते हैं और बजा भी सकते हैं। बिल्कुल, देखिए आज भी इस्तेमाल हो सकता है। तो एक फ़ोन भी मैंने यहाँ पे देखा था, काफ़ी पुराना वो फ़ोन है। आपको भी नाज़रीन वो फ़ोन मैं ज़रूर दिखाऊंगी, क्योंकि मेरी नज़र उससे नहीं हटी है, तो आपकी भी नज़र उससे नहीं हटेगी। देखिए कितना खूबसूरत सा यहाँ पे फ़ोन है। तो आज भी देखिए जमाल साहब के घर पे इस फ़ोन की बेल रिंग होती है। अगर आप इस पर कॉल करेंगे तो ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, ये प्रॉपर रिंग होता है। और इसकी बेल भी हम आपको ज़रूर सुनवाएंगे। और कॉल्स आती हैं जमाल साहब के घर पे इस फ़ोन पे, और वो बाकायदा रिसीव करते हैं। हमारे घर में तो आजकल ऐसे फ़ोन नहीं देखे जाते हैं, क्योंकि अब तो हाईटेक ज़माना हो गया है। ये देखिए फ़ोन आ गया, तो देखिए बहुत ही डिफरेंट सा साउंड करता है और बहुत अच्छा सा ये यहाँ पे लग रहा है। और इसी के ऊपर देखिए एक चीज़ और आपको दिखाऊंगी, अचीवमेंट्स की मैंने बात की थी जब हम जमाल साहब के गार्डन में थे। ये सारे अचीवमेंट्स हैं जो आप देखें नाजरीन, जमाल साहब को मिले हुए हैं। कब, कहाँ, कैसे, किस चीज़ के लिए उन्हें मिले, हम उन्हीं से ही जानेंगे। जी जमाल साहब, सबसे पहले बताएं हमें, ये जो इतने सारे मेडल हैं ये कब मिले आपको, किस दौरान मिले? ये डिफरेंट जगहों पे पोस्टिंग के दौरान हमें मिले हैं, और उसके अलावा जो हायर अचीवमेंट रहे हैं या फॉरेन सर्विस रही है उसके कुछ मेडल मिले हैं। उसके अलावा सबसे जो बड़ा, दो एजाज़ सबसे बड़े जो मुझे मिले हैं वो है भारत के राष्ट्रपति द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा मुझे प्रेसिडेंट पुलिस मेडल दिया गया था कुछ साल पहले, उसका ये सर्टिफिकेट है और उससे रिलेटेड ये मेडल है। उसके अलावा मुझे लॉन्गेस्ट साइकिलिंग चेन के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी मिला हुआ है, जो आप सबसे ऊपर देख पा रहे हैं, उसका सर्टिफिकेट है और उसका ये मेडल लगा हुआ है। उसके अलावा जहाँ जहाँ हमने सर्विस की है उससे रिलेटेड फॉरेन सर्विस है, फील्ड में, हाई ऑल्टीट्यूड में, पहाड़ी जगहों पे जहाँ पर बर्फ़ होती है वहाँ। उसके अलावा पैरा एडीज़ का मेरा जो डिपार्टमेंट रहा उसमें भी मैंने काम किया है। उसके अलावा मेरे जो डायरेक्टर जनरल रहे हैं उनके द्वारा भी मेरी काविशों को सराहा गया, उसके भी ये सर्टिफिकेट हैं मिले हैं मुझे। इस तरह कई तरह के डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट सर्विस के दौरान मुझे सर्टिफिकेट मिलते रहे और मेडल्स मिलते रहे। वही हमने अब उनको एक फ्रेम करके लगाया हुआ है जिससे कि उसको अच्छी तरह हम याद कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल, ये सारी यादें ही होती हैं। बिल्कुल, देश सेवा में आपने जितना देश के लिए सेवा की है और जो मेडल्स आपको मिले हैं वो हमारे नाजरीन भी देख सकते हैं। तो जमाल साहब के ये अचीवमेंट हैं आज तक के। जी हाँ, जमाल साहब आपने कहा था कि आप गोल्फ़ भी खेलना बहुत पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे गोल्फ़ की किट देख सकती हूँ। और आपकी अहलिया भी खेलती हैं क्या, ये भी बताइए। आइए कि ये मेरा गोल्फ सेट है, ये वाइफ का गोल्फ सेट है, ये हम स्पेयर रखते हैं कि बीच में कुछ दूसरा ख़राब हो जाए। तो ये जो पिंक कलर का है, कलर से आपको अंदाज़ा हो रहा हो ये मैम का है और ये मेरा है। आप चाहें तो उनको बुला के उनसे भी दस्तयाब कर सकती हैं। जी 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 जी, तो आपकी अहलिया को भी हम यहाँ पे बुला लेते हैं। मैम एक बात पता चली, आप भी गोल्फ़ खेलती हैं? थोड़ा बहुत थोड़ा बहुत। अच्छा, प्रैक्टिस ज़्यादा करती हूँ। अच्छा, प्रैक्टिस कराता कौन है आपको? प्रैक्टिस तो अपने आप सेल्फ, आप जाओ वहाँ पे प्रैक्टिस उस पे और मारो बॉल रेंज पे जाके। अच्छा, वैसे आपको पसंद है वैसे टाइम पास अच्छा है इस एज में। नहीं बिल्कुल, फिज़िकली फ़िट रहना बहुत ज़रूरी है। जब सर खेलते हैं गोल्फ तो आप भी कहीं ना कहीं मोटिवेट होती होंगी कि मैं भी सीख लेती हूँ, या फिर मतलब ऐसे ही? सीखना क्या, ये तो सेल्फ गेम है, इसमें कोई कंपटीशन नहीं है। आप अपना खेलो, हार जीत का कोई मतलब ही नहीं है। तो अच्छा, कभी सर के साथ कंपटीशन करना चाहा आपने? नहीं, मैंने किया है। और मैं मतलब जो कैडी वगैरह रहते हैं तो मेरे थोड़ा हिट थोड़ा कम लगता है, लेकिन जो पटिंग होती है मेरी परफेक्ट होती है। अरे वाह, तो देखिए प्रैक्टिस नंबर ले जाती हूँ मैं। तो प्रैक्टिस करते करते आप धीरे धीरे करके परफेक्ट होती जा रही हैं। हाँ, मतलब प्रैक्टिस, यस, मतलब परफेक्ट क्या, पटिंग मतलब निशाना अच्छा है। और सर का निशाना? पटिंग में तो टाइम लग जाता है। बिल्कुल। तो अच्छा, मैं कंपेयर करूँ, आप ही से जान लेती हूँ कि सर का निशाना ठीक है या आपका? अब पुलिस में है, फोर्स में है, तो निशाना तो उन्हीं का ही सही होगा, लेकिन मेरा उनकी तरफ निशाना सही था। ये बात आपने सही कही। आप कितना वाकिफ़ रखते हैं इनकी बात से? नहीं, मैं पूरा मानता हूँ। और जिन्होंने जैसे गोल्फ के बारे में बताया, मैं बहुत साल से गोल्फ खेल रहा हूँ, इन्होंने कुछ साल ही पहले शुरू किया खेलना, लेकिन इनका जो स्विंग है और पटिंग है जो इन्होंने बताया
वो इतना परफेक्ट है क्योंकि जो कोचेज़ हैं वहाँ पर जो इनको देखते हैं उन्होंने बताया कि इनसे कई बार उन्होंने पूछा मैम आप कितने साल से खेल रही हैं। अच्छा। उनको बड़ा ताज्जुब होता है इतने कम वक्त में स्विंग इतनी शानदार है और पटिंग इतनी बढ़िया हो गई है उनकी, तो ये बड़ी ताज्जुब की बात है जो हमने इतने सालों में भी अचीव नहीं कर पाए हैं। तो माशाल्लाह से बहुत अच्छा, और ज़्यादा खेलें तो और बिल्कुल। इस तरफ रुझान किसने किया, आपने मैम का? एक्चुअली मैं पहले खेलता था तो इनको इन 2-4 बार ऐसे जाती थी, उसके बाद फिर हमने सेट वगैरह खरीद लिए गए, उसके बाद वो भी जाने लगी टाइम। अच्छा, अभी रमज़ान के महीने में आप लोग जा पा रहे हैं? नहीं नहीं, रमज़ान के महीने में तो नहीं जाते हैं कि बहुत टफ हो जाते हैं। हाँ, एक तरफ रोज़ा भी है और फिर रमज़ान में तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कहीं नहीं, बस घर में रहें, इबादत करें कि अल्लाह इतना पाक महीना है। वैसे तो हर दिन ही पाक है, लेकिन ये तो स्पेशली खुदा की तरफ से है कि तो इसलिए रमज़ान में हम कोशिश यही करते हैं कि कहीं कोई टूर नहीं, कुछ नहीं, घर पे ही अपना रहें और अपना टाइम से इबादत कर लें। और सब जी, कोई नहीं, अब ईद के बाद फिर से आप लोग गोल्फ खेलिएगा और हमें मौका मिलेगा तो आप दोनों को साथ में गोल्फ खेलते हुए हम ज़रूर कैप्चर करेंगे। तो नाजरीन देखिए, इतनी सारी ख़ास बातचीत हमने जमाल साहब से की, उनकी अहलिया से की, और उनकी बेटी आई थी, दामाद आए थे, उनसे भी हमने की। तो रौनक ही रौनक है देखिए घर में, और ये रौनक छूटनी नहीं चाहिए आप तक पहुंचने में। लेकिन आप लोगों को मैं दिखाना चाहूँगी हमदर्द, जो कि आपका साथी बना हुआ है इस रमज़ान के महीने में। तो हमदर्द ख़ास तौर पे आप लोगों के लिए हमेशा लेकर आता है कुछ खास, कुछ नया। आप देख सकते हैं ये खालिस स्पाइसेस मसाले हमदर्द ने लॉन्च कर दिए हैं आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ाने के लिए, आपके किचन की रौनक को बढ़ाने के लिए। ना सिर्फ ये मसाले बल्कि बहुत सारे मसाले आप लोगों के लिए हैं जो आपके घर में पहले से ही होते हैं लेकिन हमदर्द के नहीं होते। तो हमदर्द के जब आप लोग खालिस स्पाइसेस मसाले इस्तेमाल करेंगे तो यकीनन आपके मुंह से निकलेगा वाह क्या लजीज पकवान हमारा बना है। तो ज़रूर इसका इस्तेमाल करके देखिएगा। और रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का रूह अफ़ज़ा जो हर घर की पहली पसंद है, 100 साल का भरोसा है, नेचुरल चीज़ों से ही बनाया जाता है, प्योरिटी का पूरा ध्यान रखा जाता है। नारियल पानी है, सेवइयाँ हैं, रोस्टेड सेवइयाँ, ग्लूकोज डी है, हनी है। तो ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। हमदर्द का भरोसा जो आपके ऊपर है और आपका हमदर्द के ऊपर है, इसको कायम करते हुए एक बार फिर से इस रमज़ान के महीने को और तरोताज़ा बनाने के लिए आपके घर घर तक पहुंच रहे हैं हमदर्द के ये प्रोडक्ट। तो जितनी भी चीज़ें आप यहाँ पे देख रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट देख रहे हैं, मैं हनी की बात करूँ, ग्लूकोज डी की बात करूँ, अफ़ज़ा की बात करूँ, और ये जो मसाले हैं, मसाले में ख़ास तौर पे आप लोगों को बताना चाहूँगी हमदर्द की ख़ुद की फैक्ट्री में ही बनाए जा रहे हैं। साफ़ सफाई का पूरा ध्यान रखा जाता है और आपका भरोसा कहीं भी ना टूटे, इसको ख़ास ध्यान में रखते हुए आपके लिए मार्केट में लॉन्च कर दिए हैं हमदर्द ने खालिस स्पाइसेस मसाले। तो हमदर्द की तरफ से मैं जमाल साहब को ये हैम्पर देना चाहूँगी और उनका फ़ीडबैक का इंतज़ार हमें बेसब्री से रहेगा, क्योंकि वो हमदर्द का रूह अफ़ज़ा तो इस्तेमाल करते ही हैं, हनी भी, ग्लूकोज डी भी, लेकिन अब जब वो मसालों का इस्तेमाल करेंगे तो क्या कुछ उनका फ़ीडबैक होगा वो हम ज़रूर जानेंगे। लेकिन सबसे पहले उनको ये मैं हैम्पर गिफ्ट करना चाहूँगी हमदर्द की तरफ से। सवाल है आप दोनों से ही, आप रूह अफ़ज़ा तो हमदर्द का इस्तेमाल ही करती हैं, अभी आपने देखा कि हमदर्द के मसाले भी आ गए हैं, काफ़ी सारे मसाले आप देख रही हैं यहाँ। इसके अलावा भी हमदर्द ने हर तरह के मसाले लॉन्च कर दिए हैं। तो कुछ कहना चाहेंगी, जो भरोसा आपका रूह अफ़ज़ा पे है वो धीरे धीरे करके जब आप इनको इस्तेमाल करेंगे मसालों को तो इन पर भी हो ही जाएगा, ये आपको लगता है? बिल्कुल लगता है, क्योंकि मैं हमदर्द के हल्दी पाउडर और धनिया ये तो मैं यूज़ कर रही हूँ और वो बिल्कुल प्योर ही है, मतलब खाने से पता चलता है। और जो मुझे सबसे अच्छी चीज़ इसमें ये दिख रही है कि ये सिवैयाँ हैं, तो रोस्टेड सिवैयाँ हैं जो पहले शायद नहीं थी, तो इस बार ईद पे इंशाल्लाह यही बनेंगी। तो हमें फीडबैक का इंतज़ार रहेगा कि वो सेवइयाँ आपको कैसी लगी। जी सर, तो रूह अफ़ज़ा के बारे में कहेंगे कुछ? आपके घर में तो मैंने बॉटल्स ही बॉटल्स देखी हैं और 50 साल तो मैम को हो गए हैं। इस रूह अफ़ज़ा का टेस्ट वैसे का वैसे ही है और उनकी वो पसंद भी है रूह अफ़ज़ा। तो अभी मसालों का जिक्र मैंने यहाँ पे किया, मसाले भी हमदर्द ने लॉन्च कर दिए हैं। रूह अफ़ज़ा तो आप ये समझिए कि हम जब से बचपन से हम सुनते ही आए हैं रूह अफ़ज़ा, और हर टाइम हर प्रोग्राम में जैसे ही गर्मी शुरू होती है रूह अफ़ज़ा का वक्त शुरू हो जाता है। और रोज़े के दौरान तो ताज़गी देने का ये इतना अच्छा तरीका है, सबसे बढ़िया। आज तक इतनी तरह की ड्रिंक दस्तयाब हुई हैं, आती रही हैं, लेकिन इसमें सबसे अच्छा रूह अफ़ज़ा हमेशा
100% कंफर्टेबल रहा है। एक चीज़ जो रूह अफ़ज़ा के बारे में बताना चाहता हूँ, शायद नाज़रीन को पता हो या ना पता हो, कि इसमें जो ये कैलीग्राफी की हुई है उर्दू में, ये मेरे फादर मरहूम के एक दोस्त थे जो इंडिया के या वर्ल्ड के फेमस कैलीग्राफर मिस्टर मंजूर, जो पुरानी दिल्ली में रहा करते थे, उन्होंने इसको लिखा था। ये जो उनकी राइटिंग का है, और ये पिछले 70-80 सालों से ये वही लेबल चलाया जा रहा है हमदर्द द्वारा, कि इसमें कोई चेंज नहीं लाया गया है। जो आप ये देख पा रहे हैं, शरबत रूह अफ़ज़ा, ये उनके हाथ का लिखा हुआ है। उन्होंने अपने हाथ से इस पर कैलीग्राफी की थी, मिस्टर मंजूर ने। बहुत खूबसूरत ये लिखा गया और ये आज तक चेंज नहीं कर पाया गया। बिल्कुल। तो जमाल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया तहे दिल से आपका कि आपके घर की रौनकें देखने का हमें मौका मिला और हमारे नाजरीन भी इसमें शामिल हुए। शुक्रिया तहज़ीब टीवी को अपने दस्तरखान की दावत पे बुलाने के लिए। मैं भी आपको बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और तहज़ीब की सभी पूरी टीम और आपको शैलजा बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूँ एडवांस में ईद की। और रमज़ान तो अब जा रहे हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही आपसे मुलाकातें होती रहें, और तहज़ीब टीवी और दिन और ज़्यादा इम्प्रूव करे, और अच्छे अच्छे प्रोग्राम आएँ, और हम जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं हम ज़रूर कोशिश करेंगे। और इसके साथ ही हम ईद की भी मुबारकबाद आपको भी देते हैं और अपने देशवासियों को देना चाहते हैं, और हम चाहते हैं कि देश में अमन अमान कायम रहे और सब लोग खुश खुर्रम रहें। और ईद की इससे ज़्यादा क्या बेहतर मैसेज हो सकता है कि सभी लोग में मोहब्बत बनी रहे, और लोग खुशी के साथ ईद मनाएं, और देश में शांति अमन अमान रहे। इसके साथ ही मैं चाहूँगा बहुत शुक्रिया अदा करना शैलजा का और तहज़ीब टीवी का एक बार फिर से, जो आप लोग हमारे यहाँ आए और आपने इतना वक्त निकाला। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। शुक्रिया सर। तहज़ीब टीवी की तरफ से आपको भी ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। तो नाजरीन, आज की रौनकें जमाल साहब की रिहाइशगाह की एक बार फिर से मैं कुछ और नई रौनकों के साथ आपके सामने पेश होंगी। तब तक के लिए आज के इस ख़ास प्रोग्राम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। आदाब।